पेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सबका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पे एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। आई एम श्योर हम सब इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल एक और IPO कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। कल मैं था नहीं तो बातचीत हो नहीं पाई। आज लेकिन नो योर कंपनी में उस मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। टारसन्स प्रोडक्ट, ये कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आगे का आउटलुक कैसा बनता है, इन सब पे बातचीत और कोशिश करूंगा। फिर एक एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव भी लेकर आऊं कि टारसन्स के IPO में, वैसे आप में से कई लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। डे 1 में देख रहा था रिटेल सब्सक्रिप्शन गजब हो रहा है, तो ठीक है, हम बाकी लोगों को लगाना है नहीं लगाना है, इस पे बातचीत करूंगा आगे। तो कोशिश करूंगा ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब से जुड़े, उनसे जाने उनकी ब्रोकरेज का क्या व्यू है इस कंपनी टारसन्स प्रोडक्ट्स को लेकर। भारतीय बाजार आपको इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, फ्लैट हो चले हैं। तो हम एक समय अच्छे खासे प्रेशर में आ गए थे, 80 पॉइंट 85 पॉइंट लाल निशान में, तो वहां से बढ़िया रिकवरी और अब वापस फ्लैट लाइन की तरफ हम बढ़ते हुए। तो निफ्टी बैंक ने कुछ हद तक अपनी वीकनेस को रिड्यूस किया है, लेकिन ऑटोज में जिस तरह का तगड़ा ट्रैक्शन है, चाहे वो मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर ले लीजिए, M&M हो, इनमें गजब का मोमेंटम बना हुआ है और आज इन्होंने कमान संभाली है। मारुति तो इस समय 7.25% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, टारसन प्रोडक्ट्स की तमाम डिटेल्स जो आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। 635 से 662 का प्राइस बैंड है। ये डे 2 है आज IPO का और कल ये सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। तो कल आखिरी दिन होगा और लास्ट अपडेट्स में एक्सचेंज पे चेक करा था, 1.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका, तो भर गया IPO। अब देखते हैं आगे कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। टारसन, बाकी की डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे चलती रहेगी, मैं समय नहीं वेस्ट करता। टारसन प्रोडक्ट्स के ऑल टाइम डायरेक्टर रोहन सहगल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सहगल साहब, स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करा और सब्सक्राइब तो हो ही गया ये IPO, लेकिन फिर भी बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में। अच्छा, इंडियन लैबवेयर कंपनी, कहीं भी पढ़ रहा हूं तो टारसन्स के बारे में लिखा रहता है, इसका मतलब क्या साहब, करती क्या है टारसन्स प्रोडक्ट? सर, हम टारसन्स प्रोडक्ट्स लैब प्रोडक्ट्स बनाती है प्लास्टिक में, जो तरह तरह के साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट में यूज होती है, चाहे वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में हो, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में हो, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हो या रिसर्च सेंटर या एकेडेमिया में हो। तो अलग अलग इंडस्ट्री में रिसर्च करने के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है और वो प्लास्टिक लेबोरेटरी हमारी कंपनी बनाती है। तो लेबोरेटरी में मतलब वो जो इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मुझे याद है हम लोग अपने स्कूल डेज में वो साइंस लैब में वो फनल, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क वगैरह इस्तेमाल करते थे बोरोसिल के, ये उसी तरह के प्रोडक्ट्स हैं क्या आपके भी? यस, टारसन्स ये एक ही रेंज और छोटा रेंज है टारसन्स का। हमारा मेन रेंज है लिक्विड हैंडलिंग, सेंट्रीफ्यूज वेयर, क्रायोजेनिक्स, PCR, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट लाइंस है। जो हाई एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कल्चर लैब्स और तरह तरह के लैब्स में यूज होते हैं। तो ये जो लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं प्लास्टिक के, वो आप बनाने में महारत हासिल करे, वो ये कितना बड़ा बाजार है, मार्केट कितना बड़ा है, किस दर से ग्रो कर रहा है? टारसन प्रोडक्ट्स कहा जाता है अच्छा खासी पकड़ रखता है, तो कितना मार्केट शेयर आपका है इस स्पेस में, कौन से की ग्राहक हैं आपके? तो 1200 करोड़ का मार्केट है ये इंडिया में और बहुत हेल्दीली ग्रो कर रहा है एज पर फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट। अगले 3 से 5 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है और हमारे पास अराउंड 12% मार्केट शेयर है आज इंडिया में। और हमारे मेन कस्टमर्स है फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, CROs, एकेडेमिया, रिसर्च लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स। तो ये ऐसा काम कोई और भी करता है क्या? कोई आपके डायरेक्ट लिस्टेड तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। नॉन लिस्टेड स्पेस में कोई इंडियन कंपनी है या विदेशियों से आपका कंपटीशन है, वो भी इस मार्केट में ऑपरेट करते हैं? कौन है आपके पीयर्स, कौन है कॉम्पिटिटर्स? विदेशी से MNC कंपनियां हैं, 3 से 4 बड़े MNC कंपनियां भी ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में और कुछ इंडियन कंपनीज भी है जो इस मार्केट में है। बट इंडियन कंपनीज में हमारा सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है और विदेशी कंपनियों के बीच में भी हमारा सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है।
और कैसे compete करते हो इन MNC प्लेयर्स से आप लोग? ऐसा है कि उनके प्रोडक्ट्स हमसे महंगे होते हैं इसीलिए आप compete कर पाते हो? क्योंकि आप लोग भी मेरे ख्याल से 40 एक कंट्रीज हैं जिन पे एक्सपोर्ट करते हो, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिसर्च वगैरह के, इसके लिए क्या रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह भी चाहिए होते हैं उन कंट्रीज से, क्या वो सब आपके पास हैं क्या? सारे अप्रूवल्स हैं हमारे इन प्लेस। कोई ऐसे कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं है, सारे मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल्स है, ISO सर्टिफिकेट्स है फैसिलिटीज रन करने के लिए, और तरह तरह के कस्टमर्स जो होते हैं, लार्ज कस्टमर्स इंटरनेशनल, उनके ऑडिट्स होते हैं और हम उसमें अडियर करते हैं उन ऑडिट्स को। और कंपीट हम इसके लिए करते हैं, हम प्रिफर्ड चॉइस है, हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, हमारी क्वालिटी, रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। प्राइस में हम कुछ हद तक लोअर है इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमें ड्यूटीज, टैक्सेस और शिपमेंट कॉस्ट नहीं देना पड़ता जो MNC कंपनियों को इंपोर्ट के लिए देना पड़ता है। बट ओवरऑल फॉर प्लास्टिक वेयर, फॉर लेबोरेटरी प्लास्टिक्स, इंडिया में हमारा सबसे ज्यादा ब्रांड अपील और कस्टमर रिकॉल अपील है इंडिया में। ये सारा मार्केट जो है, ये पहले तो ग्लासवेयर होते थे, ऐसा है क्या कि प्लास्टिक वेयर इसको रिप्लेस कर रहा है, या फिर ग्लासवेयर की तरफ ही बाजार ज्यादा है, आप लोग उस स्पेस में नहीं हो? क्योंकि प्लास्टिक का नाम आता है, डर लगता है रेगुलेशंस वगैरह में ना बन जाए आगे जाके हम लोग। नहीं, एक्चुअली अगर आप स्कूल के लेबोरेटरीज देखोगे और केमिकल लेबोरेटरीज देखोगे, वहां पे ग्लास आपको ज्यादा दिखेगा। बट ओवरऑल जो बायोटेक, बायोफार्मा, रिसर्च, डायग्नोस्टिक और CRO लैब्स है, इसमें हमेशा प्लास्टिक का ही जोर रहा है और आगे चल के भी प्लास्टिक का ही ज्यादा जोर लगा रहेगा। और रेगुलेशन वाइज भी प्लास्टिक में कोई इशू नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम रिसर्च में ये प्लास्टिक यूज होता है, जिससे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स और दवाइयां बनती है, जिससे अलग डिजीजेस का हल निकलता है और लोगों की जान बचती है। तो कॉज बहुत नोबल है। हमें जो वेस्ट आते हैं प्लास्टिक लैब से, उसको किस तरह से रिसाइकल और रीयूज किया जाए, उस पे ध्यान इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। बट अदरवाइज देयर इज नो इशू। अच्छा, अभी तक तो मैं पढ़ रहा था कि आपके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वेस्ट बंगाल में। ये जो पैसा जुटाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1000 करोड़ रुपए के, 1024 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना है, जिसमें से फ्रेश इशुएंस 150 करोड़ रुपए का है और मौजूदा शेयर होल्डर्स करीब 925 करोड़ रुपए का OFS लेकर आ रहे हैं। तो पहले रोहन एक काम करते हैं, फ्रेश इशुएंस की बात करते हैं, डेट रिपेमेंट और केपेक्स। तो इस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां खड़े हुए हैं? केपेक्स करने वाले हैं तो ये क्या केपेक्स है, कब तक कमीशन होगा, कब तक ऑन स्ट्रीम आएगा, कितनी एडिशनल कैपेसिटीज होंगी? और डेट रिपेमेंट की जब बात है तो कितना बुक्स पे इस समय डेट है, और इस ऑफरिंग के बाद अगर सक्सेसफुल रही, हो ही गई है आई एम एज्यूमिंग, तो कितना डेट रिड्यूस हो चुका होगा? तो पहले मैं कैपेसिटी के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारी कंपनी दूसरे इंडस्ट्रियों की तरह एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना रही या कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बना रही कि हम बहुत आसानी से कैपेसिटी मेजर कर सके हर महीने। हम 1700 SKU बनाते हैं, 60 मशीन में करीब 700 मोल्ड के संग, और बहुत से ऑटोमेशन मॉड्यूल है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिस तरह से हम चेंज करते हैं, तो कैपेसिटी में काफी अंतर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड्स एंड कस्टमर नीड। तो इस टाइम पे हमारे पास काफी की प्रोडक्ट्स है जहां पे हमारे पास कैपेसिटी उतना नहीं है जितना मार्केट का डिमांड है। तो हम कई की प्रोडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% हमारे प्रोडक्ट लाइन में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जबकि जो रिमेनिंग 70% है वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि उसमें काफी कैपेसिटी है। और हम नए प्रोडक्ट लाइंस भी ला रहे हैं जो हमने कभी पहले नहीं किया, जैसे PCR लाइन, सेल कल्चर लाइन के प्रोडक्ट्स। तो ये जो 150 करोड़ है, इसमें से 78 करोड़ का हम डेट रीपेमेंट करेंगे और हमारा नेट डेट बुक्स में भी 78 करोड़ है। तो इशू के बाद हमारे पास कोई डेट नहीं रहेगा कंपनी के पास। 62 से 65 करोड़ रुपए का हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, अपने नए फैसिलिटीज में लगाएंगे, और 9 से 10 करोड़ रुपए का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस रहेगा। ठीक है, तो डेट फ्री एंटिटी के तौर पे आपको नजर आएगी इस ऑफरिंग के बाद, जब इस पैसे से डेट को रीपे कर दिया जाएगा। Q1 के जो फाइनेंशियल्स आपने दिए, रेवेन्यूज में 65% का जंप, मार्जिन्स 53% आपने क्लॉक करे। पर कई लोग जो क्वेश्चन करते हैं, कह रहे थे भाई एक पैंडेमिक का साल था, R&D पे थ्रस्ट बढ़ रहा था, इसीलिए इस तरह के फाइनेंशियल्स आए। तो बड़ा सवाल ये हो गया हम सबके जहन में, ये जो अच्छे Q1 के फाइनेंशियल्स थे किस हद तक सस्टेनेबल है? कहां पे मार्जिन्स आप लोग को नजर आता है सस्टेनेबल बेसिस पे? क्या ये 50% के थ्रेशोल्ड के ऊपर रह पाएंगे? हमें लगता है कि अगर हम जिस लगन से, जिस डेडिकेशन से हमने इस कंपनी को संभाल के यहाँ तक लाए, अगर यही डेडिकेशन लगन रही आगे चल के भी, तो जरूर संभाल पाएंगे मार्जिन्स। और
कुछ पैंडेमिक रिलेटेड बेनिफिट्स है, बट इट इज नॉट, दैट इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी। ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, क्योंकि हमने जिस टाइम पे फर्स्ट वेव खत्म हुआ था, नॉन पैंडेमिक पीरियड में हमारा प्रदर्शन इससे भी ज्यादा अच्छा रहा है पैंडेमिक पीरियड से। तो लास्ट ईयर अगर आप FY21 में सितंबर से मार्च जो लास्ट 2 क्वार्टर देखोगे, जब पैंडेमिक का भार नहीं था, तब हमारा परफॉर्मेंस और भी बेटर था। और इस साल भी हम यही ट्रेंड की उम्मीद करते हैं। एंड पैंडेमिक के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में खड़ा हो चुका है इंडिया में और विदेश में, बाहर में, वो उससे हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनियों को काफी बेनिफिट होगा। और टार्सन्स इस लीडरशिप पोजीशन में है, तो डेफिनेटली हम बेनिफिट उठाना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और। वो कई लोग कह रहे हैं भाई आपने सब कुछ अच्छा, नोवेल्टी फैक्टर है, स्केर्सिटी प्रीमियम मिलेगा इस कंपनी को, पर फिर भी आपने पता है रोहन, टेबल पे बहुत ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं हम लोगों के लिए, जिस तरह के वैल्यूएशंस डाले। और उस पे कंसर्न ये हो गया जो आपके साथ कुछ प्रमोटर्स, अपना प्रमोटर्स तो मार्जिनल 7 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, जो पी इन्वेस्टर है जो पार्ट एग्जिट कर रहा है, 3 साल पहले 52 रुपए में आया था और आज इस तरह के हेफ्टी वैल्यूएशंस पे एग्जिट हो रहा है 3 साल बाद। तो आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं और कह रहे थे सब आईपीओ मार्केट अच्छा है, तो आपने मिल्क करने की कोशिश करी, ऐसा है क्या? सर, हमने सब मशहूर इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अपने बैंकर्स सबके संग बैठ के मिल के जो सबसे बढ़िया वैल्यूएशन निकला फॉर आईपीओ पर्पसेस फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग इनटू द कंपनी, सबसे मिल बांट के सबके संग डिस्कशन करके जो वैल्यूएशन में सबका कंफर्ट लेवल था, उसी वैल्यूएशन में हम आ रहे हैं। तो ये हमारा कंपनी का अकेला डिसीजन नहीं है, जो आने वाले इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बैंकर्स है, सबसे मिलके ये प्राइस निकाला गया है। नहीं, ठीक है। क्लियर विजन जो पी एग्जिट कर रहा है 3 साल में 12 गुना के रिटर्न्स बना लिए इस कंपनी में। और आधा मिलेगा क्या? 3 साल में आधा दोगे क्या इसका? हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कंपनी में बदलाव आए। 2018 नहीं, बिल्कुल बदलो। मैं वो ठीक है, वो तो हो गया। मैं तो कह रहा था इसका आधा भी रिटर्न देने को तैयार हो क्या? हम लोग को मिलेगा क्या रोहन? ऐसा ग्रोथ आने वाली है क्या? मैं इस समय तो ये ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात नहीं कर सकता, बट हमें कंपनी के और उसके प्रोस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। ये आप प्रमोटर से देखोगे, बिकॉज प्रमोटर इज नॉट सेलिंग एनी स्टेक, वेरी वेरी नेग्लिजिबल स्टेक, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। बिल्कुल ठीक रोहन, मजा आया बात करके आपसे, और अब समझ में आया है इस कंपनी के बारे में डिटेल में करती क्या है और किस तरह के प्रोजेक्शंस है। अब डिटेल में रोहन से बातचीत होगी जब लिस्टिंग होगी और जब रोहन फॉरवर्ड लुकिंग बातचीत कर पाएंगे। रोहन, बेस्ट विशेष कल तक की इस ऑफरिंग के लिए और लिस्टिंग के लिए। ओम कैपिटल राजेश अग्रवाल सर जुड़ते हुए। राजेश सर, भाई स्केर्सिटी प्रीमियम मिलेगा, नॉवेल्टी है बिजनेस में, ठीक, पर महंगा है क्या? आप पैसा लगा रहे हो क्या आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सहगल साहब ने बहुत कुछ डिस्कस किया और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, सुन रहा था मैं। अब आते हैं पॉजिटिव्स पे। हाँ। तो इशू का ऐसा है कि एक तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, मार्जिन्स बेहद शानदार हैं, जो रेशियोज है ना आरओई या आरओसी वो बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, केपेक्स करेंगे और पोस्ट इशू डेट फ्री हो जाएगी। ये तो पॉजिटिव साइड में रहे। बिल्कुल। बट अब नेगेटिव्स अगर देखा जाए तो एक तो इशू साइज बहुत स्मॉल है, वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि टेबल पे कुछ नहीं छूटा हुआ है, तो वो चीज है। और अगर आप मार्केट शेयर, जैसे अभी रोहन जी बता रहे थे कि 1200 करोड़ का टोटल मार्केट साइज है, ठीक है, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम बनती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ही 1200 करोड़ रुपया का है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, इसमें ऑलरेडी इनका 12% मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, इशू साइज बहुत छोटा है, इस वजह से इस वक्त हम सिर्फ ऐसे निवेशक जो कि बहुत लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो उन्हें रिकमेंड कर रहे हैं। अदरवाइज जो लिस्टिंग गेन वगैरह की ख्याल से करते हैं उन्हें एक बार अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो भैया थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करिएगा, बाजार छोटा है, 1200 करोड़ रुपए का कुल साइज, 12% कंपनी का शेयर, तो मार्केट छोटा है, एक्सपैंड भी कर लिया अपना शेयर तो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स थे या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का विजन लेके नहीं पैसा लगाना था
तो फिर शायद वैल्यूएशंस को देखते हुए अवॉइड किया जा सकता है। अग्रवाल सर, बढ़िया सलाह, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ठीक ठाक शुरुआत, उसके बाद फिसली, और इस समय कमाई के अड्डे पे जाते आते कि हाईलाइट ये है कि दिन के लो से एक बढ़िया रिकवरी। शैल सर वीरू को स्क्रीन पे दिखाई, और शैल सर एक ही पॉकेट है जो आज एकदम टॉप गियर में है। बिल्कुल ऑटो स्पेस, और गजब का मूव आ रहा है। आशीष जी ये देखिए कि ये जो सेक्टर है कितनी मायूसी में था, और आप आज इंडेक्स पे पूरी कोशिश कर लीजिए, देखिए ये ऑल टाइम हाई लगने वाला है। 12,108 का ऑल टाइम हाई है जो हम लोगों ने ऑटो इंडेक्स में ट्रैक किया था, आप समझिए दिसंबर 2017 में। और अब आप 4 साल के बाद उस लेवल को रिक्लेम होते हुए देख रहे हैं। तो एक बात तो वो, और दूसरा दोनों मारुति और टाटा मोटर्स टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं फिलहाल NSE 500 में, ठीक ठाक वॉल्यूम वहां पर। तो ये ऑटो पैक, वो बजाज ट्विंस जोड़ लीजिए, इन्फोसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं आज भारतीय बाजारों की। ब्रेक के उस पार बाजार का सारा एक्शन, और वो हवाई शो भी देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल आशीष जी, सब चीज़ की तैयारी है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत बढ़िया पूर्वांचल में जो एक्सप्रेसवे लॉन्च होता हुआ दिख रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। वो आप देखिए एक ज़बरदस्त 5 एयरक्राफ्ट का आपको बहुत बढ़िया लैंडिंग होती हुई दिखेगी। इस एक्सप्रेसवे से आप समझिए कि जो वहाँ का अक्सर ये कहा जाता है कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादातर पिछड़ा है मुकाबले वेस्टर्न के, क्योंकि वेस्टर्न में आप शुगर केन वगैरह उगते हुए देखते हैं, तो वहाँ पर किसानों के पास बहुत पैसा है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो पहुँचती है तरक्की के लिए, या तो वो सड़क है या वो है रेल। तो सड़क पहुँच चुकी है। ऐसी इंटरेस्टिंग डो मार्केट्स पे और नॉन मार्केट्स पे ब्रेक के उस पर कमाई के अड्डे पे। नमस्कार।